नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा यमुना नदी में आई बाढ़, खास करके जो दिल्ली शहर के अंदर हालात हैं उनके बारे में। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, इसीलिए वहां पर अगर बाढ़ आई है और इतने सालों बाद, इनफैक्ट दशकों बाद जब इतनी बाढ़ आई है तो उसका कारण क्या है वो हमें जानना जरूरी है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछा जा सकता है और सबसे बड़ी बात, एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको ये सारे मुद्दे, ये डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से काफी बारिश नहीं हुई है, ज्यादा बारिश नहीं हुई है, छुटपुट बारिश हुई है। जो मेजॉरिटी बारिश होनी थी वो 8 और 9 तारीख के आसपास हुई थी। उसके बाद से दिल्ली में बारिश ना के बराबर हुई है। फिर भी यमुना नदी के अंदर एक बहुत बड़ा उफान आ रखा है और उस उफान के कारण दिल्ली के आसपास के काफी इलाके, दिल्ली शहर के कई इलाके पानी के नीचे डूबे हुए हैं, जैसा आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं। देश के किसी भी शहर में बाढ़ आने पर सबसे पहले इंपैक्ट होते हैं वहां के निचले इलाकों में रहने वाले लोग। तो इस फोटोग्राफ में आपको ये जितने भी इलाके पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, इसी तरह से यमुना के दोनों तट पर कई सारे लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट 40,000 लोगों को अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा है, विस्थापित हो गए हैं और सबसे ज्यादा परेशानी यही झेल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो ट्रैफिक वाला इशू है, क्योंकि बाढ़ के कारण कई इंपॉर्टेंट सड़कों पे पानी आ गया है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है और यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो देखिए, अब ये खतरे का निशान क्या होता है, तो हर शहर में या हर इंपॉर्टेंट जगह पर किसी नदी के बहने का एक निशान होता है। तो अगर मान लीजिए यमुना नदी का जल स्तर 205 मीटर पहुंच गया, उसके ऊपर अगर पानी जाएगा तो वो शहर के अंदर चला जाएगा, नदी के अंदर नहीं बहेगा। तो वो खतरे का निशान माना जाता है। यमुना के लिए दिल्ली में 205 मीटर ये खतरे का निशान है और यमुना नदी एज ऑफ 14 जुलाई, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय 208 मीटर का आंकड़ा टच कर चुकी थी। कल शाम को 208.66 मीटर तक पहुंच गई थी और अभी भी लगभग 207 208 के आसपास ही चल रही है। तो ये जल स्तर काफी दशकों बाद देखने को मिला है। आखिरी बार इतनी बड़ी बाढ़ दिल्ली में 77-78 के आसपास आई थी। उसके बाद भी कई बार जलस्तर ऊपर आया है, बाढ़ आई है, लेकिन इतना जलस्तर टच नहीं हुआ है यमुना नदी का कि यहां तक पानी पहुंच जाए। इस बाढ़ के कारण देश की या राजधानी की कई इंपॉर्टेंट इमारतें और स्मारक भी पानी में डूब गए हैं। फॉर एग्जांपल, राजघाट, जहां गांधी जी की समाधि है, वो डूब चुका है। उसके आसपास का पूरा इलाका जो है ये बिल्कुल फ्लड प्लेन्स में है, दैट इज अंडर वाटर। कश्मीरी गेट, जो सबसे बड़ा बस अड्डा है, महाराणा प्रताप बस अड्डा इसका ऑफिशियल नाम है, कश्मीरी गेट ISBT से आमतौर पर कहा जाता है, ये पानी के नीचे जा चुका है। ITO सर्कल, जो दिल्ली के सबसे इंपॉर्टेंट चौराहों में से एक है, वो पानी के नीचे डूब चुका है। कई लोग अपनी जान और अपने जानवरों को बचाकर इस तरह से निकल कर जा रहे हैं। याद रखिए, यमुना नदी के किनारे दिल्ली के कई पुराने गांव बसे हुए हैं और उन गांवों की बस्तियां अभी भी यहां पर रहती हैं। कुछ लोग अतिक्रमण करके भी रह रहे हैं, लेकिन कई पुराने गांव भी यहां पर बसे हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें दिल्ली के लाल किले से आ रही है, जहां पर रोड के इस तरफ है सलीमगढ़ फोर्ट और ये है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। और इन दोनों के बीच में से जहां पर ये लोग खड़े हैं, ये एक हाईवे टाइप रोड है, बहुत बड़ी रोड है, रिंग रोड इसे कहा जाता है दिल्ली की। और ये रिंग रोड जो है इन गेट्स के गेटवे के नीचे से यहां से निकलती है, लेकिन यहां पर प्रॉपरली नदी ने क्या कर रखा है, एक रास्ता बना दिया है, प्रॉपरली पानी बह रहा है एक चैनल के रूप में। तो ये बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि पिछले 50 सालों में ऐसा दृश्य नहीं देखा गया है कि लाल किले के पास में से नदी ने अपना रास्ता बना लिया हो। ऐसा क्यों हुआ है, इसी को मैं आपको आगे समझाऊंगा, डिटेल में हम इसकी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर मेरे वीडियोस के अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं और PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो उड़ान बैच आपके लिए यूपीएससी की तैयारी करने का सबसे अफोर्डेबल जरिया है इस वक्त देश में। ओनली फॉर द प्राइस ऑफ 8,000 रुपीज हम आपके लिए यूपीएससी की फुल प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपको 900 प्लस का लाइव कंटेंट मिल रहा है। याद रखिए, ये कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, लाइव क्लासेस मिल रही हैं। जो अमूमन दूसरे इंस्टीट्यूट्स आपको 30,000 या 1 लाख रुपीज तक चार्ज करते हैं, वो कोर्स हम आपको 8,000 रुपीज में अवेलेबल करवा रहे हैं। इसमें हर तरह की तैयारी आपकी करवाई जाएगी, टेस्ट सीरीज शामिल है और ये पूरा जो मॉड्यूल है अगले 7 महीने तक चलेगा। इसमें टॉपर्स आकर भी सेशंस लेंगे। ऑलरेडी कुछ टॉपर्स के वीडियोस आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आदित्य शर्मा है, गगन सिंह है, इनके टॉपर्स के वीडियोस आपको हमारे सेशंस में भी देखने को यहाँ पर उड़ान बैच में भी मिल जाएंगे। तो इस बैच की सारी जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी, उस पर क्लिक करने पर आप इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करते समय अगर आप महिपाल कोड यूज करोगे तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस दिख जाएगा, वरना हो सकता है कि प्राइस कुछ ज्यादा रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। तो दोस्तों, यमुना नदी हमारी देश की सबसे इंपॉर्टेंट नदी गंगा की एक प्रमुख ट्रिब्यूटरी है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज। ओके, अब आपको मुझे कमेंट में नीचे बताना है कि नंबर 1 पर गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज, क्योंकि अक्सर लोग ये गलतफहमी में रहते हैं कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन पानी के वॉल्यूम के अनुसार वो सेकंड नंबर पर आती है। नंबर 1 कौन सी है वो आप बताइएगा।
ठीक है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी डेफिनेटली यमुना है गंगा नदी की। इसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और ये अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली इन सबसे बहकर जाती है इलाहाबाद, या फिर अब नाम चेंज हो चुका है प्रयागराज, और वहां पर संगम पर, त्रिवेणी संगम पर जाकर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। इसको त्रिवेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर माना जाता है कि सरस्वती नदी भी गंगा और यमुना के साथ मिल जाती है, लेकिन अभी फिलहाल भौगोलिक तौर पर आप देखोगे तो गंगा और यमुना नदी का यहाँ पर संगम होता है। लेकिन धार्मिक मान्यता यह है कि किसी समय यहाँ पर सरस्वती नदी का भी संगम होता था, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये यमुना नदी का मैप है। आप देख सकते हैं कि ये यमुनोत्री उत्तराखंड से शुरू होकर बहकर नीचे मैदानी इलाकों में एंटर होती है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में ये एक बॉर्डर सा बनाती है, फिर दिल्ली में एंटर होती है। दिल्ली में हालांकि केवल ये 22 किलोमीटर के लिए बहती है, लेकिन वो 22 किलोमीटर हमारे लिए आज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश से बहते हुए आगरा, मथुरा, वृंदावन क्षेत्र से होते हुए फाइनली पहुंच जाती है यहां पर इलाहाबाद या प्रयागराज। और इसकी यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है वो हमारे को याद रखनी जरूरी है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है हिंडन और तोन्स, और उसके अलावा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो कि ज्यादा बड़ी हैं और ज्यादा डिस्चार्ज ये लेकर आती हैं, चंबल, बेतवा, सिंध और केन, जिनमें सबसे बड़ी नदी चंबल है। सबसे ज्यादा पानी का डिस्चार्ज यहां पर चंबल करती है। वरना अगर आप यमुना को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में यमुना का फ्लो, बहाव बहुत कम रहता है। यमुना में ज्यादातर जो फ्रेश वाटर आता है वो चंबल लेकर आती है। अभी के समय की बात कर रहा हूं मैं, पुराने समय की बात नहीं कर रहा। वरना यमुना नदी में इतना सीवेज डिस्चार्ज होता है दिल्ली, मथुरा, आगरा, इन बड़े शहरों से, कि यहां पर यमुना नदी काफी पोल्यूटेड हो जाती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन इंडिया राइट नाउ। लेकिन चंबल नदी इसके अंदर, फिर सिंध, बेतवा, केन, ये नदियां कुछ फ्रेश वाटर लेकर आती हैं, और एक फ्रेश इन वाटर के इस बूस्ट से जब तक ये यहाँ प्रयागराज तक पहुंचती है तब तक इसके अंदर थोड़ा बहुत ठीक ठाक पानी आ जाता है। वरना यमुना का जलस्तर गर्मियों के महीनों में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काफी कम रहता है। चलिए, तो ये तो हमने देख ली इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो मेजर ट्रिब्यूटरीज आप ये देखेंगे कि इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ज्यादातर पानी का बहाव यहां से आता है। हिंडन नदी वगैरह जो है यहाँ दिल्ली के पास में इसमें मिल जाती है। हिंडन को तो मेरे ख्याल से नदी कहना भी नहीं चाहिए, ठीक है। हिंडन इज प्रैक्टिकली अ नाला टुडे, वो नदी रही भी नहीं है। अगर आप लोगों ने कभी हिंडन एयरबेस का नाम सुना हो तो वो फेमस है, वो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए दिल्ली के पास में हिंडन एयरफोर्स का बेस है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली में क्या बाढ़ पहली बार आ रही है इतनी? क्या अभी हमने कुछ इतना मेजर चेंज कर दिया है कि इतना दिल्ली को नुकसान झेलना पड़ रहा है? जी नहीं, दिल्ली में बाढ़ पहले भी आई है, लेकिन इतनी ज्यादा डैमेजिंग वो बाढ़ नहीं होती थी, क्योंकि नंबर 1 आबादी इतनी नहीं थी, और दूसरा दिल्ली काफी सदियों तक इतनी बड़ी आबादी वाला शहर नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट द कैपिटल। 1647 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे फिर से अपना कैपिटल बनाया था, और उसी ने ये लाल किला बनवाया। तो ये लाल किला बनने से पहले सल्तनत टाइम में दिल्ली कैपिटल हुआ करता था, और उस समय जो उनके कैपिटल वाले एरियाज थे वो नदी से काफी दूर थे, थोड़े से दूर थे, मतलब 3 किलोमीटर तक अंदर हुआ करते थे। और अब जब 1647 के आसपास ये नया कैपिटल फिर से बनाया जाता है मुगल टाइम पीरियड में शाहजहां के द्वारा, तब ये लाल किला बिल्कुल नदी के किनारे बनवाया गया। एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि जब शाहजहां ने पहली बार फोर्ट को एंटर किया तो वो बोट से आया था, बोट से आगरा से आता है, और यहां पर जो नदी के किनारे जो द्वार है उससे किले के अंदर एंटर करता है। और देखो इतिहास कितना शानदार है कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जब अपना लाल किला छोड़कर भागता है तो वो भी इसी किले के दरवाजे से निकलकर भागता है, जो ये नदी की तरफ फेस करने वाला दरवाजा है रेड फोर्ट का। और इस पेंटिंग में आप स्पष्ट देख सकते हो कि यमुना नदी जो है ये लाल किले के पीछे बह रही है, और नदी बिल्कुल किले के एकदम नजदीक तक है। इनफैक्ट जब बाढ़ आती थी तो पहले, या फिर बारिश के समय में जब नदी का लेवल बढ़ता था तो लाल किले की दीवारों तक पानी पहुंच जाता था। दिस इज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। इनफैक्ट औरंगजेब के समय में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, वो भी वहां पर मुगल हिस्टोरियंस ने उसका जिक्र किया है कि पानी बहुत अंदर तक पहुंच गया था, पूरे शहर में पानी पहुंच गया था एट वन टाइम जब बाढ़ आती है। ब्रिटिश टाइम पीरियड में भी बाढ़ के कई बार हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन मिले हैं, और अभी रिसेंटली आखिरी बार अगर आप देखो 1970s में ये हुआ था कि पानी शहर के इतना अंदर तक पहुंच गया हो। तो यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि रेड फोर्ट के एक तो 3 दरवाजे हैं, थोड़ा इनके बारे में नाम ध्यान रख लेना, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, यमुना गेट। तो अभी जिससे मोस्टली टूरिस्ट एंटर करते हैं वो वाला लाहौरी गेट है, और ये जो पीछे नदी की तरफ वाला दरवाजा है ये कहलाता है खिजरी दरवाजा। इसको खिजरी दरवाजा क्यों कहते हैं, आज इसको यूज नहीं करते। ये लाहौरी गेट है जहां से सब एंटर होते हैं, ये वो वाली साइड है जहां से प्रधानमंत्री अपनी स्पीच देते हैं हर साल, विच इज टुवर्ड्स द जामा मस्जिद। और जो ये दूसरे दरवाजे हैं इसको दिल्ली गेट कहा जाता है, ये सेकेंडरी गेट है। और जो ये खिजरी दरवाजा है इसको क्यों कहते हैं, ये थोड़ा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इट इज नेम्ड आफ्टर ख्वाजा खिज्र, जिनको हिंदूज कहते थे झूलेलाल। जो सिंध में रहने वाले हिंदूज हैं वो इनको झूलेलाल के रूप में पूजते हैं, और जो मुस्लिम्स उस एरिया के थे वो इन्हें ख्वाजा खिज्र कहते हैं। और ये दोनों ही इनको हिंदू और मुसलमान पूजते थे, और ये माने जाते हैं गॉड ऑफ वाटर। तो ये माना जाता है कि इंडस नदी के अंदर लोगों को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ही इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोटेक्टर। तो ये जो झूलेलाल या फिर खिज्र हैं इनको दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स
होली मानते थे, अच्छा मानते थे, नदियों में या पानी के ऊपर प्रोटेक्ट करने वाला मानते थे। इसीलिए इनके नाम पर इस दरवाजे का नाम खिजरी गेट रखा गया और इसी खिजरी गेट से शाहजहां ने पहली बार एंटर किया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर यहीं से निकल कर गया और ये खिजरी गेट काफी ज्यादा यूज होता था। आइए जरा मैप में आपको मैं लाल किले की लोकेशन बताता हूं और ये क्यों पानी यहां पर आया, थोड़ा इसको भी जानेंगे। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि फिलहाल नदी जो है वो यहां से इस तरह से बह रही है, लेकिन मुगल टाइम पीरियड में ये नदी यहां से बहा करती थी और इसका एक चैनल नदी का कुछ इस तरह से पानी लेकर आता था और यहां से बहते हुए ये इधर नदी में मिल जाता था। और वही चैनल अभी जो रीसेंट फोटो मैंने आपको दिखाई वो फिर से एक्टिवेट हो गया है। तो ये 1843 की एक पेंटिंग है जिसमें इस तरफ लाल किला है, ये सलीमगढ़ फोर्ट है और इस तरफ यमुना नदी है। तो यहां पर साफ नजर आ रहा है कि यमुना का एक चैनल ऐसे जाकर ऐसे जाया करता था और जो अभी मैंने आपको फोटो दिखाया था थोड़ी देर पहले वो इसी ब्रिज का है। सो दिस ब्रिज विच कैन बी क्लियरली सीन हियर टुडे, यहां पर आज पानी बह रहा है। तो इन्हीं ब्रिजेस के नीचे से आज नदी बह रही है, जहां ओरिजिनली एक वाटर चैनल हुआ करता था। लेकिन हुआ क्या कि 1857 के बाद से 1857 के बाद यहां पर नदी का डायरेक्शन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है और ये चैनल सूख गया, लेकिन ये पहले एग्जिस्ट करता था और नदी थोड़ी सी इस तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो जो फोटोग्राफ्स अभी आप देख रहे हैं उनमें यहां सलीमगढ़ फोर्ट इधर नजर आ रहा है, ये लाल किला है और जहां पर ये रोड निकल कर जा रही है, दिस इज द रिंग रोड ऑफ दिल्ली बाय द वे। तो ये एक बहुत ही मेजर रोड है दिल्ली शहर की, इसके यहां से पानी बहकर अब फिर से इधर जा रहा है। तो आइए अब थोड़ा सा जूम आउट करके दिल्ली शहर के अंदर इस नदी को पूरा ही हम देख लेते हैं। तो देखिए यमुना नदी दिल्ली में लगभग 22 से 23 किलोमीटर के आसपास बहती है और जब ये दिल्ली में एंटर होती है तो उस समय ये इतनी पॉल्यूटेड नहीं है, थोड़ी बहुत पॉल्यूटेड पहले से है क्योंकि हरियाणा के भी कई शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, लेकिन इसका जो मेजर पॉल्यूशन सोर्स है वो आज भी दिल्ली शहर है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सीवेज इसमें डिस्पोज किया जाता है। ओके, और अगर आप यमुना नदी का बहाव क्षेत्र देखेंगे तो इसके फ्लड प्लेन्स वास्ट हैं। जब मैं वास्ट की बात कर रहा हूं तो आप मैप में देखो ये कई जगह पर 2 या 3 किलोमीटर चौड़ी है। ये पूरी यमुना नदी है, जो मैं माउस का पॉइंटर अभी यहां पर आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ये पूरा यमुना नदी का फ्लड प्लेन है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है कि दिल्ली शहर की आबादी बढ़ती गई है। अगर आप मैप में भी क्लियरली यहां देखें तो ये जो उत्तरी दिल्ली वाला पूरा इलाका है यहां पर अब बसावट बन चुकी है। ये जो शहर के हिस्से हैं जैसे वजीराबाद, अब ये नदी के किनारे बसे हुए हैं और यहां पर धीरे धीरे क्या करा गया कि एक दीवार बनाकर, स्ट्रक्चर बनाकर पानी को रोकने की कोशिश करी गई है। लेकिन अभी भी जब बाढ़ आती है तब ये स्ट्रक्चर्स पानी को रोक नहीं पाते हैं अगर मेजर फ्लडिंग होती है, वरना ऐतिहासिक तौर पर यहां पर धीरे 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 आजादी के बाद में कई सारे डेवलपमेंट्स हुए और ये दीवारें भी बनाई गई हैं। और दिल्ली में जहां लाल किला है, अब आप देखिए यहां कहीं पर लाल किला है, तो इससे उत्तर में भी यहां पर नदी काफी संकड़ी हो जाती है आज के समय में, लेकिन ओरिजिनल जो इसका फ्लड प्लेन है वो बहुत ही वास्ट था। अब हुआ यह है कि नंबर 1, एक तो दिल्ली में आबादी बढ़ने के कारण नदी को एनक्रोच किया गया दोनों लोगों से। एक तो सिविलियंस जो अपने घर यहां पर बसा लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये जितनी भी कॉलोनीज आप आज देखते हैं, मजनू का टीला या इस तरह का जो नाम आपको यहां पर नजर आ रहा है, और आप में से अगर कोई छात्र है जो दिल्ली में रहता है, मुखर्जी नगर का आपने नाम सुना होगा, तो वो भी दिल्ली में नजदीक ही है यमुना नदी के किनारे। तो ये इसके आसपास के जो इलाके हैं, वजीराबाद, फिर मजनू का टीला, दीज आर ऑल एरियाज eventually they were all part of, or earlier they were part of the flood plains of यमुना। ओके, लेकिन यहां पर अब बसावट हो चुकी है। हाँ, अब ये कह सकते हो कि यहां पर पुराने समय में भी बसावट थी लेकिन नदी के इतनी नजदीक नहीं थी। पर आज के समय जो दिल्ली का पॉश इलाका है, जो सिविल लाइंस है, जहां सारे दिल्ली के मंत्री रहते हैं, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर है, वो सारा इलाका यहीं पर है। दिल्ली का सिविल लाइंस जो नॉर्थ दिल्ली में है, ये नदी के काफी नजदीक बना हुआ है। फिर आप देखो कि दिल्ली शहर की जो ये डेंस बसावट है, दिस इज द ओल्ड दिल्ली, जो शाहजहां के द्वारा बसाया गया दिल्ली है, जो टेक्निकली काफी नया दिल्ली है, वो यहां पर आपको डेंसली बसा हुआ नजर आ सकता है। और इसी के बिल्कुल पास में यहां रेड फोर्ट है और रेड फोर्ट के निकट से यमुना नदी बहकर जाती थी और मैंने आपको बता दिया कि वाटर चैनल अब फिर से यहां से होकर बह रहे हैं। तो जहां तक बसावट की बात है, नदी के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि काफी डेंस बसावट है और ये जो डेंस बसावट है ये काफी नदी को घेर लेती है, नदी के ऊपर अतिक्रमण करके बनाई गई है थ्रू आउट दिल्ली। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनी सिंगल एरिया। आप खुद ही इस मैप में अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ये वाला एरिया देखो, ये नदी के बिल्कुल नजदीक में बना हुआ है। अब ये तो देखिए आम लोगों ने कई सारी बसावट करी। सेकंड, एक बहुत बड़ा जो अतिक्रमण है वो किया गया सरकारों के द्वारा। नाउ आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ये सभी इसमें लिप्त हैं, कोई भी सरकार हो, कोई भी शासन हो, प्रशासन हो, सभी ने यमुना नदी का इस्तेमाल किया कंस्ट्रक्शन के लिए। अब चाहे वो ब्रिजेस हो, ध्यान से देखो यहां पर ये वाला ब्रिज का पूरा इंटरचेंज जो आपको नजर आ रहा है, ये पूरा नदी के फ्लड प्लेन में बना हुआ है। तो जब बारिश आएगी तो ऑफकोर्स ये रोड्स पानी के नीचे दबेंगी। तो यहां से ब्रिज है, मानता हूं कि ब्रिज बनाना जरूरी है, लेकिन ये जो अप्रोच रोड्स हैं, यहां पर जो ये इंटरचेंजेस हैं, घूम के लेफ्ट राइट जाने के रास्ते हैं, ये सारे नदी के फ्लड प्लेन पे बनाए गए हैं क्योंकि यहां अंदर जगह नहीं है। ठीक है, शहर अंदर इतना डेंस है कि सरकारों को बड़ा आसान होता है, बना लो यमुना नदी में, ना तो कोई जमीन अक्वायर करनी है, नदियां सरकार की होती हैं,
आपको किसी से ज़मीन अक्वायर करनी नहीं है, ना कोई तोड़फोड़ करने की ज़रूरत है, यहाँ पर बना दीजिए। दूसरा, ये जितने भी महान हस्तियों के घाट हैं, विजय घाट, शांतिवन, शक्ति स्थल, राजघाट, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी सभी फ्लड प्लेन्स पर बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं। और इसीलिए राजघाट अभी पानी में डूबा हुआ है, क्योंकि ये सारी जगह जो है ये अल्टीमेटली कहाँ पर बनाई गई थी, ये नदी के फ्लड प्लेन पर। उसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हैं। जब भी हमारे यहाँ एशियन गेम्स हुआ 1950s वाला या 1982 वाला, तो उस समय भी बहुत सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया नदी के फ्लड प्लेन पर। इनफैक्ट दिल्ली का जो खुद का सेक्रेटरिएट है, जहाँ से दिल्ली सरकार काम करती है, उसके आगे तक पानी आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। और ये भी क्या था, दिल्ली सेक्रेटरिएट ओरिजिनली वॉज बिल्ट फॉर द एशियन गेम्स। एशियन गेम्स की इमारत थी जहां पर एथलीट्स को रुकवाया गया था, वो बाद में दिल्ली सरकार का एक तरह से सचिवालय बन गया। ओके, फिर देखिए जब कॉमनवेल्थ गेम्स आते हैं तो सेम कहानी यहां पर रिपीट होती है। मैप के राइट साइड में आपको अक्षरधाम मंदिर नजर आएगा, तो अर्ली 2000s के अंदर ये अक्षरधाम मंदिर है। अब आप मैप में क्लियरली देख सकते हैं कि ये पूरा फ्लड प्लेन का इलाका है। तो चाहे वो अक्षरधाम मंदिर हो, ठीक है, अक्षरधाम मंदिर के पास में पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज है। तो यहाँ पर ये जितने भी अपार्टमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए पूरी स्टेडियम फैसिलिटीज वगैरह हैं, ऑल दीज आर बिल्ट ऑन द फ्लड प्लेन। आप खुद गूगल मैप से जाकर इसको देख सकते हैं कि ये पूरा नदी का बहाव का इलाका है। इसीलिए देखिए सैटेलाइट इमेजेस में ये पूरा पानी भरा हुआ है, इनके आसपास जो है ये पूरा पानी भरा हुआ है। एंड देन अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ ब्रिजेस। अच्छा, ब्रिज भी बहुत हैं, अप्रोक्सीमेटली 26 हो जाते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ ब्रिज काउंट करोगे तो दिल्ली में 22 किलोमीटर में, ओके, जिसमें रेलवे ब्रिजेस हैं, मेट्रो ब्रिजेस हैं। और इनफैक्ट इस 26 के अंदर कैसे गिन रहे हैं हम, कि अगर आप देखें तो इसको एक अलग ब्रिज गिना जा रहा है, इसको एक अलग ब्रिज गिना जा रहा है, तो इस तरह से टोटल 26 ब्रिज हो जाते हैं। फिर ये एक और यहाँ पर मेट्रो का ब्रिज बना हुआ है। तो इस तरह से कई सारे ब्रिजेस भी दिल्ली की अंदर यमुना नदी पर बने हुए हैं। देयर आर लॉट ऑफ ब्रिजेस। अब आप कहोगे कि सर ब्रिज बनने से क्या नुकसान हो गया? देखिए, ब्रिज जब बनता है ना, तो उसके भी पिलर खड़े होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं नदी के बहाव को थोड़ा सा इंपैक्ट करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि 100 का 30 कर देगा, लेकिन 100 का 80 तो करेगा, इतना फर्क पड़ता है। और इसीलिए बहुत ज्यादा ब्रिजेस भी नदी के बहाव को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और सबसे बड़ा तो यही वाला अतिक्रमण है कि देखिए यहाँ पर अब ये मेट्रो स्टेशन है, या फिर देखिए मेट्रो का ये शेड है, यहाँ पर मेट्रो ट्रेन को खड़ा किया जाता है, उनका पार्किंग गैराज जैसा है, ये भी पूरा फ्लड प्लेन पर बना है। सबसे पहले जो मेट्रो स्टेशन बंद होता है वो है यमुना बैंक, क्योंकि ये यमुना बैंक लिटरली इट इज मेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना और द फ्लड प्लेन्स ऑफ यमुना। तो जब भी बारिश होती है, पानी आता है नदी में, सबसे पहले ये वाला मेट्रो स्टेशन बंद हो जाता है। क्लियर? और ये जितनी भी बस्तियां यहाँ इन इलाकों में आपको देखने को मिलती हैं, ये सारी शिफ्ट करनी पड़ जाती हैं, यहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है। सो दिल्ली में यमुना इज क्रिस क्रॉस्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, जो आपने आरआरटीएस का नाम सुना होगा, दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करने वाला जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये उसके पिलर्स अभी ऑन गोइंग है। यहां पर ये रेल का जो प्रोजेक्ट है नया, उसके लिए ब्रिज बन रहा है, एक और ब्रिज। अब आप ध्यान देंगे तो ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ब्रिज के पास में है। तो और ये पूरा जो एरिया है, दिस इज द फ्लड प्लेन। तो पानी पहले यहीं से बहता था, लेकिन अब ये बीच में स्ट्रक्चर्स बन गए तो थोड़ा फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। नदी के बहाव को रोकने का एक और बहुत बड़ा जिम्मेदार है बराज। अब ये बराज क्या होता है? ये एक प्रकार का छोटा डैम होता है। तो बराज इज नॉट लाइक अ ट्रेडिशनल डैम जिसके पीछे बहुत सारा पानी रुक जाएगा। बराज के अंदर पानी को एक लेवल तक रोका जाता है, उसके बाद जब ये ओवरफ्लो हो जाता है, जब ये ज्यादा बहाव होता है, तब गेट्स खोल दिए जाते हैं। तो दिल्ली में यमुना नदी पर टोटल 3 बराज बने हुए हैं, और ये 3 बराज भी नदी को काफी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। चलिए आपको यहां पर एक दिखाता हूं। सबसे जो प्रोमिनेंट है दैट इज दी ओखला बराज। तो ये ओखला बराज जो है, इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, इसलिए आपको इतना क्लियरली ये नजर नहीं आएगा, बट यू कैन सी हियर दैट यहां देखो नदी के 2 गेट खुले हैं। और आमतौर पर ये जो व्हाइट कलर नजर आ रहा है ना, ये झाग है। तो जब पानी गिरता है यहाँ पर हाइट से, पीछे पानी हाइट पर रहता है और उसके यहाँ गेट खुलते हैं, 2 गेट जब खुले रहते हैं, 2 या 4 गेट, तब ये पानी नीचे गिरता है, तब ये झाग बनाता है। ठीक है, और यही वो झाग हैं जो अक्सर आप न्यूज में देखते हैं कि यमुना नदी में झाग आ गए, क्योंकि पानी के अंदर इतने केमिकल, इतने डिटर्जेंट, इतने वो वाला घरों का जो पानी है वो इसमें मिल रहा है कि ये झाग बनाता है जब पानी थोड़ा सा हाइट से गिरता है। तो दिल्ली शहर में यमुना नदी पर 3 बराजेस बने हुए हैं। फर्स्ट वन इज वजीराबाद, सेकेंड वन इज एट ITO एंड सेकेंड वन इज एट ओखला। तो ये जो 3 बराजेस हैं या 3 डैम हैं, इनकी अप्रॉक्स लोकेशन ये मैप पे मार्क कर रहा हूं मैं। ये तीनों भी पानी का बहाव रोकते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों अलग अलग सरकारें मैनेज करती है। वजीराबाद बराज जो है वो मैनेज करती है दिल्ली सरकार, ITO वाला जो है वो मैनेज करती है हरियाणा सरकार, और ओखला बराज मैनेज करती है उत्तर प्रदेश सरकार। तो अभी पॉलिटिकल गेम या ब्लेम गेम आप देख रहे हो, ये भी चल रहा है कि दिल्ली सरकार कह रही है कि ITO बैराज के 5 गेट ये खोल नहीं रहे हैं जानबूझकर। अब वो जानबूझकर कौन नहीं खोलेगा? बाढ़ का पानी जब आता है पीछे से तो वो नहीं खुल सकता है, कई बार जाम हो जाता है सिल्ट के कारण। तो प्रॉबेबली वो रीजन हो सकता है, आई डोंट नो द डिटेल रीजन अभी तक, क्योंकि वो बाहर आया नहीं है। पब्लिक डोमेन में जो नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिल्टेशन के कारण भी हो सकता है कि वो गेट्स अभी जाम है, तो 5 गेट वो भी अभी नहीं खुल रहे हैं।
हाँ, एक और बात है कि हथिनी कुंड बैराज का नाम काफी आ रहा है। तो देखिए हथिनी कुंड बैराज जो है ये दिल्ली से लगभग 170 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, 170 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दिल्ली। और ये वाला बैराज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके गेट जब खुलते हैं तब दिल्ली में पानी पहुंचता है 2 या 3 दिन में। लेकिन अभी क्या हुआ है कि पानी बड़ी तेजी से विद इन 2 डेज ये दिल्ली तक पहुंच गया जब हथिनी कुंड के गेट खोले गए। और ये भी यमुना नदी पर स्थित एक इंपॉर्टेंट बैराज है। अब यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार के लोग कह रहे हैं कि इसको बंद कर दो, तो भाई साहब ऐसे काम नहीं होता है। हथिनी कुंड को आप बंद कर देंगे तो पानी पीछे थोड़े ना इकट्ठा होगा। इट्स अ बैराज, इट्स नॉट ए डैम। डैम और बराज में थोड़ा सा फर्क होता है। डैम में गेट बंद करके पीछे पानी स्टोर किया जाता है बड़ी मात्रा में। बराजेस मोस्टली थोड़ा बहुत पानी स्टोर करते हैं और वो नदी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। सो फाइनली टू समराइज, हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश जिसके कारण यमुना नदी पे आया बहुत सारा पानी या बहुत सारा डिस्चार्ज। दूसरा, यमुना नदी के अंदर सिल्टेशन बहुत हो चुका है। सिल्टेशन का मतलब है कि नदी के अंदर जो फ्लड प्लेन में सिल्ट होती है वो काफी एक्यूमुलेट हो चुकी है, मिट्टी काफी जम चुकी है। अब उसका दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो मिट्टी को ड्रेज करके हटाया जाए। ड्रेजिंग का मतलब है कि मिट्टी को हटाकर नदी को गहरा किया जाए ताकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। वरना क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये नदी का क्रॉस सेक्शन है, तो अगर नदी की डेप्थ इतनी है, अगर यहां पर मिट्टी जमी हुई है तो वो पानी बहकर बाहर चला जाएगा। और यही अगर हम नदी को थोड़ा गहरा कर दें, यहां पर ये मिट्टी को हटाकर इसे गहरा कर दिया जाए, तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी। पानी स्पिल होकर बाहर की दिशा में नहीं जाएगा, नदी के अंदर अंदर ही बहेगा। नेक्स्ट, एनक्रोचमेंट ऑफ फ्लड प्लेन्स बाय वेरियस सिविक एजेंसीज एंड सिविलियंस, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो जो फ्लड प्लेन में लोग रहते हैं उन्हें कभी ना कभी तो किसी ना किसी को बताना चाहिए था। या तो अगर इंसान को नहीं पता, मान लो कि एक कोई गरीब व्यक्ति आया, उसने कहीं झोपड़पट्टी अपनी बना ली, या फिर उसने झोपड़पट्टी किसी से खरीद भी ली, तो उसे नहीं मालूम है। लेकिन सरकारों को तो मालूम है, म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशंस को तो पता है कि भाई साहब बाढ़ का पानी पिछली बार यहाँ तक पहुंचा था, तो इसलिए यहाँ पर घर नहीं बनने चाहिए। लेकिन अफसोस कि भारत के अंदर ये सिस्टम अभी तक इतना अच्छे से काम नहीं करता कि हमारी सिविक एजेंसीज उस पर कोई एक्शन ले। तो पुराने जितने भी पानी के चैनल्स हैं या जो एनक्रोच कर लिए गए हैं पानी के चैनल्स, उनमें नदी फिर से बह रही है, अपना रास्ता फिर से क्लेम कर रही है। और मल्टीपल ब्रिजेस भी इसका एक कारण है। अब ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि ब्रिज तोड़ दो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो ब्रिज के पिलर्स हैं, वी कैन वर्क ऑन न्यू डिजाइन जिसके अंदर ब्रिज के पिलर्स कम से कम नदी के बहाव को ऑब्स्ट्रक्ट करें। और जो अप्रोच रोड्स हैं, सबसे ज्यादा एनवायरमेंटलिस्ट इसको लेकर कंप्लेन करते हैं कि चलो पिलर से तो फिर भी इतना नुकसान नहीं है, लेकिन सरकारें क्या करती है या कंस्ट्रक्शन एजेंसीज क्या करती हैं कि अप्रोच रोड को भी नदी के ऊपर बना देती हैं। वो हमें नहीं करना चाहिए। पिलर्स जितना हो सके वहां तक एक्सटेंड कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसके कारण दिल्ली में बाढ़ आई है। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है इसको मैं समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो बाढ़ से प्रभावित है वो सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। अपनी जान को जोखिम में मत डालिए, पानी के अंदर खेलने कूदने मत जाइए। आज ही 3 बच्चे पानी के अंदर खेलते हुए डूब गए हैं, विच इज़ वेरी सैड। इट शुड नॉट हैपन। वहां पर कई सारे जानवर जैसे कि सांप वगैरह भी आ जाते हैं पानी के साथ, तो प्लीज़ इस तरह के पानी में ना उतरिए। जहां तक बात है हमारे उड़ान बैच की, तो देखिए जो हमारी टीम आपको पढ़ाने वाली है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सभी एजुकेटर्स आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, पाथफाइंडर हिंदी चैनल पे भी पढ़ाते हैं। उनको भी आप जरूर देखिए, उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे उड़ान बैच का जो हमने पूरा एक वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो, वो ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है, उसे भी आप देखकर जान सकते हैं कि कौन क्या पढ़ाने वाला है। वहां पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पीडीएफ्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, अमित सर इसे पढ़ाएंगे। ये भी हमने बिल्कुल बेयर मिनिमम प्राइस पे रखा है इसे, 8000 रुपीज़। अगर आप ऑप्शनल और जीएस दोनों का कॉम्बो लेते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा प्राइस का बेनिफिट मिल जाएगा। अगेन कोड यूज करोगे तो ये बेनिफिट मिलेगा। हमारा हिंदी बैच स्टार्ट हो रहा है कल, यानी कि 15 जुलाई से। इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे जो अनअकैडमी के टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के टॉपर्स का हमने पर्सपेक्टिव वीडियो किया है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज गो एंड वॉच दैट। हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़िए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।